दोस्तों, हम उन विख्यात गलियों में हैं और विख्यात मैंने जाहिर सी बात है स्पष्ट तौर पे कटाक्ष के रूप में बोला है। ये तो आना जाना लगा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आज वृंदावन आया हुआ हूँ। यहाँ जो अभी एक चर्चा चल रही है कॉरिडोर की, और कॉरिडोर इस देश में हमने तरह तरह के देखे हैं। मैं अभी यमुना जी के मध्य हूँ और जल तो ऊपर से काला ही दिख रहा है क्योंकि गाद नीचे बहुत अधिक जमा हुआ है। और जब मैं यहाँ घाट से नीचे उतर रहा था तो जलप्रपात की तरह यहाँ पे सीवेज जो है वो पानी में मिल रहा था, और एक जगह नहीं कई जगह पे नाले का पानी सीधा यहाँ पे आ रहा है। और आते समय हमने यह भी देखा, प्रेमानंद बाबा जब परिक्रमा पूर्ण करते हैं तो लोग उनसे मिलने के लिए रास्ते में रहते हैं। और संभवतः जो भी संत यहाँ पे हैं उन सब की तरह इसी यमुना जी में, इसी जल में हर दिन स्नान भी लोग करते हैं। संत भी करते हैं, सामान्य लोग भी करते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे जो बाहर से आया, जिसे पता नहीं है कि वृंदावन में यमुना जी ऐसी ही बह रही हैं, हम लोगों ने काला कर रखा है और कोई नमामि जमुना टाइप की योजना मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ चल रही है। तो इस कारण जब कॉरिडोर की बात होती है तो कॉरिडोर एक अपने आप में प्रासंगिकता लेकर के आता है कि संभवतः कॉरिडोर के ही तत्वावधान में या विकास के ही रूप में हो सकता है कि आने वाले समय में यमुना जी भी जो है वो काली से थोड़ी और क्लियर जो है वो साफ और स्वच्छ होने लगे। जिस तरह से ये कॉरिडोर बनते हैं वो हमारे मन में कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। तीर्थों को जब आप पर्यटन स्थल में बदलने लगोगे तो फिर वहाँ पे वैसे एलिमेंट्स भी आते हैं जो अनवांटेड है, जिनको वहाँ होने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल इसलिए वहाँ आ रहे हैं क्योंकि वहाँ जाना सुगम हो गया है। कॉरिडोर जब भी बनने लगे हैं तो वो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स की तरह बनने लगे हैं, जिससे मुझे लगता है कि धार्मिकता और किसी भी स्थानीय जो भी इस तरह के तीर्थ हैं उसकी आत्मा संभवतः नोच करके अलग कर दी जाती है। ऐसा हमने कई जगहों पे होते देखा है। काशी इसका प्राइम एग्जाम्पल। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, काशी तो जो बनारस गलियों का शहर है, नहीं, मैं उसमें नहीं जाने वाला। जब हम बनारस पहले जाते थे और जब हम अब जाते, दोनों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले लोग 4 बजे सुबह से लाइन में लगे हुए रहते थे और उनके कारण कुछ लोग फेंट हो रहे हैं, इस तरह की अवस्थाएं थी। परंतु अभी वो सारी कुव्यवस्था व्यवस्था में बदली है, लेकिन किस कॉस्ट पे? काशी के कॉरिडोर में आपको पेड़ ढूंढे नहीं मिलते। वहाँ जो पुरातन मंदिर थे, वहाँ से जो मूर्तियों को निकाला गया और जिस तरह से उसको फेंका गया, और बाद में कहा गया कि नहीं, हम म्यूज़ियम बना। मूर्तियाँ म्यूज़ियम के लिए नहीं होती हैं, मूर्तियाँ मंदिरों के लिए होती हैं। यदि आप उसको स्थानांतरित कर रहे हैं तो उसकी दोबारा से पुनः प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। उस तरह का नहीं होता है। फिर हमें लगने लगता है कि नहीं, ये कॉरिडोर बनाने के पीछे का उद्देश्य जो है वो कहीं ना कहीं व्यावसायिक है। और कई जगहों पे यह भी देखा गया कि एक विशेष राज्य के ठेकेदारों को ठेका दिया जाता है। मीडिया इस पे कभी भी उसके नकारात्मक बिंदुओं पे रिपोर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि हर मीडिया को भाजपा के गुड बुक्स में आना है। उन्हें लगता है कि नहीं, हम
जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट की तरह दिखाया जाता है, इतना ग्रैंड और इतना स्पेक्टेक्युलर बना के दिखाता है। मीडिया भी उसमें सम्मिलित हो जाती है जैसे वो पॉलिटिकल पार्टी की मीडिया विंग हो, ना कि इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेज हों जिनकी अपनी वॉइसेस हैं। मैं समझ सकता हूँ किसी भी कॉरिडोर की भव्यता इस तरह की होती है जिस पे लोग उस तरह से रिपोर्ट करना चाहते हैं, परंतु लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते। जैसे वृंदावन की ही हम बात करें, यहाँ पे 2016 से संभवतः सर्किल रेट जो है वो बढ़ा नहीं है क्योंकि मुआवजा इनको देना है। मुआवजा भी सरकार जो देगी वो बोल रही कि हम बांके बिहारी मंदिर के पास 300 करोड़ रुपया है तो वो लेकर के दे। पता नहीं कि ये कितनी मतलब इसमें क्या सत्य है नहीं है, परंतु दुकानदार यहाँ के तो यही सारी बातें क्लेम कर रहे हैं। तो ये ठेकेदारी में मुझे लगता है कि हमारे भगवानों को ठेकेदारों से बचाना चाहिए। उन ठेकेदारों से भी जो ये कॉर्पोरेटाइजेशन जो हो रहा है, व्यवसायीकरण हो रहा है लगातार, उनके ठेकेदारों से भी, और राजनीति में भी जो धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ यह भी ना हो कि ये रीलबाजों के लिए पर्यटन की विषय वस्तु बन के रह जाए। यहाँ की धार्मिकता, यहाँ की जो आत्मा है वृंदावन की या किसी भी ऐसे तीर्थ क्षेत्र की, वो आत्मा नष्ट ना कर दी जाए। तो एक संतुलन बना करके चलना होगा। तो आज के हम इस ग्राउंड रिपोर्ट में लोगों से बात करेंगे कि कॉरिडोर को लेकर के उनके क्या विचार हैं। हम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से भी, दुकानदारों से भी, उनसे भी चर्चा करेंगे कि वो क्यों नहीं चाहते हैं कि काशी में इतना अच्छा कॉरिडोर बना हुआ है, अयोध्या में जो है हज़ारों करोड़ का बिजनेस आ रहा है, वो आखिर इसके विरोध में क्यों है। इन सारी ही बातों पे आज हम चर्चा करते हैं। आइए चलते हैं। मेरा नाम है सत्यवीर ब्रजवासी। आप साल में देखिए वृंदावन में कितना पर्यटक आता है। मेन किस चीज़ की जरूरत है, आप इस पॉइंट को देखेंगे। ये पॉइंट है मेरा कालीदह कदम वाला पेड़ जो निधवन से आता है। कम से कम सुबह से संध्या तक 1 लाख पर्यटक यहाँ दर्शन करता है। अगर एक टॉयलेट भी यहाँ अगर कस्टमर को, लेडीज के लिए अगर यहाँ टॉयलेट हो तो आप मुझे बताएंगे। तो सरकार पहले यमुना जी नाला मुक्त कराए, वृंदावन का ट्रैफिक देखे, वृंदावन की और भी व्यवस्थाएं। लोग कहाँ से आके वृंदावन में बस गए हैं, वो अपना पूरा रौब चला रहे हैं वृंदावन में। यहाँ का स्थानीय लोग बहुत परेशान हैं उनसे। आप देखेंगे क्या वृंदावन का लोग टमटम चला रहे हैं, जितनी टमटम वृंदावन में चल रही है, चलो ठीक है, लेकिन सरकार उस चीज पर संज्ञान ले कि ये देखें क्या तरीके से ये नाला ब्रिज इस यमुना जी में आ रहा है। भगवान कृष्ण के जमाने से पटरानी माँ यमुना बहती है ब्रिज में, कोई आजकल से नहीं बहती है। ये क्या नाला, इससे बड़ा नाला बिहारी जी के पास चल रहा है। करीब 50 नाले मथुरा और वृंदावन के बीच में चल रहे हैं, जो सरकार इनको बंद करे। कॉरिडोर बनने, माननीय कॉरिडोर का हम विरोध भी नहीं कर रहे हैं और समर्थन भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार पहले उस चीज पर ध्यान दे जिस चीज पर वास्तव में ही व्यवस्था होनी चाहिए। बेसिक चीज ये है कि गौ माता को नगर निगम पकड़ के, जैसे देख रहे हैं ये गौ माता बैठी हैं, अब इनकी भूमि है, ये सामने पल्ली पार देखिए, ये गौचारण भूमि है। भगवान कृष्ण का गोकुल लगता है, ये 2 किलोमीटर तक लंबा गौचारण भूमि है। अच्छा, ये नाट उच्चे किसान लोगों ने दाब लिया। अब गैया क्या खा रही है, पॉलिथीन, और गैया क्या कर रही है, गैया को भर के ले जा रहे हैं, सरान में पटक रहे हैं, ले जा रहे हैं मान की कहाँ, गौशाला में। अब गौशाला की एक बार कैमरा लगा के स्थिति देखेंगे आप, गौशाला की क्या स्थिति है देखेंगे। कोई अधिकारी में संज्ञान ले रहा है उस चीज का। ये गौचारण भूमि भूमाफियाओं ने दाब ली। वृंदावन में जितनी गौचारण भूमि है, आप बिहारी जी के पीछे देखिए या मथुरा में कोई भी देखिए, कहीं भी सब भूमाफियाओं ने दाब ली। वृंदावन में बाहर के भूमाफियाओं ने, और गौचारण, अब गौ माता खत्म हो रही है, यानी सब कुछ खत्म होने जा रहा है ब्रज में से। अब बताइए सब खत्म हो जाएगा तो कहाँ ब्रज और वृंदावन रह जाएगा। तो ये तो चलिए कि यहाँ की जो आधारभूत बातें हैं और व्यवस्था को लेके, आप अपने जो आपका व्यवसाय है नाव का, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि दिन भर में मतलब किस तरह की कमाई आपकी। इस तरह क्या है, हम लोग तो अपना जीवन पालन पोषण कर रहे हैं यहाँ से। ये बोट हम चलाते हैं, तो हमारे जैसे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, सब इतना ही व्यवस्था इसमें चल पा रहा है हमारा। अच्छा, इसमें भी क्या किया सरकार ने, हेमा मालिनी सांसद है हमारी, वृंदावन मथुरा की सांसद है हेमा मालिनी जी, जिनको तीसरी वर्ष यहाँ यानी 15 साल होने के लिए जा रहे हैं सांसद पद पर। उनका एक विकास गिना दीजिए हमको वृंदावन में। उनसे हम कहना चाहते हैं कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट लाए गरीब लोगों के लिए, क्रूज वाला। क्रूज को एक निजी कंपनी को दे दिया ठेका, उसने हमारी बोटों को बंद करा के क्रूज किया, हमने सारी बोट बंद करके आंदोलन किया। तो सरकार ने थोड़ा सा हमारे पक्ष में बने कि साहब क्रूज को बंद कीजिए, इतने लोग, हम लोग क्या सारे लोग एकता, हमने अपनी एकता बनाई और हम मैदान में थे। बताइए, हम 500 लोग बोट चला रहे हैं, 500 लोगों से हमारे घर पर 5000 लोग खा रहे पी रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। पहले तो सरकार हमारी उस व्यवस्था को बना के दे हमको कि हम आपको इस बोट का आपका रोजगार बंद करा के आप इस रोजगार को कीजिए। हम कहाँ जाएंगे इतने लोग, क्या करेंगे, सरकार क्या कर रही है। तो मेरा मतलब यही है कि शिक्षा पे ध्यान दे थोड़ा। वृंदावन के पर्यटक स्थल बाहर से लोग आते हैं, वो कहाँ खाएंगे, कहाँ बैठेंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे तो कहाँ करेंगे।
अगर वो अपना समय काटना चाहते हैं दोपहर में, मानिए 1 बजे से लेकर 5 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है, अगर वो अपना समय काटें तो कहाँ काटें? छोटा सा घाट है, बताइए उस पर कितने लोग और कहाँ समय काटने? कहीं छाया में बैठने के लिए बताएंगे आप? कहीं भी आपको आप बैठने बताओ, पानी कहीं मिला? हमारा धंधे से मतलब नहीं, हम ये चाहते हैं लोग हमारे इस पार भी स्नान करें। अब ये क्या नहीं करते हैं, हमको बोट से उस पार लेके जाने पड़ते हैं, क्योंकि वो देखते हैं भाई यहाँ सीवर का पानी आता है, हमको भी बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है। क्या करें भाई, हम तो एक आम लोग हैं, हम तो सरकार को वोट देके सरकार चुन दी हमने, अब ये काम हमारा नहीं है। हम तो इसके लिए आवाज उठा सकते हैं, बोल सकते हैं और दिखा सकते हैं प्रत्यक्ष का प्रमाण। साहब अपना कैमरा लगाइए और देखिए, ये इसमें सीवर तक, लैट्रिन तक का पानी आता है, क्या कहें? लेकिन हम अपने दिल से कह सकते हैं कि माँ यमुना है। आप देखिए, मैं अपने दिल से कह सकता हूँ ये जल है, मैं अपने दिल से कह सकता हूँ, मेरे लिए माँ आज भी यमुना है, चाहे यहाँ कुछ भी है, ये समझ लीजिए, मेरे लिए आज भी माँ यमुना है। और इसी से मैं पालन पोषण करता हूँ, इसी से मैं अपने बच्चे पालता हूँ, इसी से पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, यही मेरा भविष्य, यही मेरा जीवन है, यही मेरी माँ है। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सरकार से कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे लिए ये बंद करा दे, माँ के लिए ये बस। दोस्तों, ये कलकल ध्वनि जो आप सुन रहे हैं वो किसी जलप्रपात की नहीं है, ये कलकल ध्वनि है वृंदावन से, मथुरा से आते हुए नालों से जो सीवर का पानी आ रहा है, सीधा का सीधा यमुना जी में गिर रहा है। और ये यमुना माता की मतलब आप व्यवस्था समझिए या सरकारी उपेक्षा का एक बहुत ही अप्रतिम नमूना आप समझिए कि लोग इसी में नहाने को विवश हैं। मैं अभी, आपने इंट्रो वाले रील में देखा होगा कि हम नाव पर थे और घूम करके आए। ये यमुना का पट भी जो है मुझे लगता है 200-300 मीटर ही चौड़ा है और कहीं पे भी 6-7 फीट से अधिक संभवतः जल नहीं है। और थ्रू आउट यहाँ से वहाँ तक कहीं पे भी चले जाइए, जल इसी तरह से काला है और लोग इससे आचमन भी कर रहे हैं, क्योंकि यमुना जी हमारी माता है। ये दृश्य किसी को भी विचलित कर देगा। यहाँ पे वोदका की एक बोतल है, गुटखे की पन्नियाँ, फलाना ढिमका, ये सब है। और ये बहुत छोटा है, जो हमारी बोट जहाँ पे रुकी वहीं पे हम देख रहे हैं। और हमारे नाविक जो थे उन्होंने माता बताते हुए बोला कि इतना होने के बाद भी हम इसको पी सकते हैं, मैं पीता हूँ। उन्होंने हाथ में ले करके बगल में, मतलब 5 मीटर की दूरी है, वहीं पे बहता हुआ जा रहा है, वो वहाँ से लेकर के पिया। लोगों की आस्था इतनी प्रबल है कि वो इस जल को भी पी रहे हैं। और वहीं सरकार की उपेक्षा आप देखिए कि ये हर 10 मीटर पे इस तरह का एक सीवेज फूट करके गिर रहा है यमुना जी में, और कोई माए बाप ने, कोई नाम लेवा नहीं है। पूरा का पूरा घाट यदि आप देखिएगा इसी तरह से कच्चा है। यहाँ पे कैसे साधु संत आकर के स्नान करते हैं, आश्चर्य होता है, केवल और केवल आस्था के कारण। दोस्तों, हम लोग एक संत महात्मा जी से मिलने आए यहाँ पे, जो बहुत ही समय से यहाँ पे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि यमुना जी को जो आप देख रहे हो और आपके बगल में ये सीवेज जो है वो निकल रहा है, मतलब मीडिया का क्लासिकल एक क्वेश्चन होता है, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? महात्मा जी शांत हैं, महात्मा जी स्तब्ध हैं और चिंतित हैं। संभवतः उन्होंने सरकारी उपेक्षा को देखते हुए मौन धारण कर लिया। और मुझे तो यह भी लगता है कि ये कभी हाड़ मांस के रहे होंगे, यहाँ बैठे होंगे और ये स्थिति देख करके वो पत्थर के हो गए। क्योंकि कोई भी संत जो अपने धाम की यह स्थिति देखता है, जहाँ पे भगवान कृष्ण के आने से पूर्व यमुना जी बह रही हैं और वहाँ पे यमुना जी की ये स्थिति है, बगल ही में बांके बिहारी मंदिर है, तो मुझे लगता है कि वो इसी तरह से शांत और शिथिल ही हो जाएगा। अच्छा, जब बनाते अब कोई है वकील, कोई लगा देता है, स्टे हो गया है पैसा लेके, अब ये बनाता हर साल पुल बच जाता है। अच्छा, एक तो बाढ़ की भी समस्या, बाढ़ यहाँ से वहाँ तक चला जाता, पानी वहाँ जब आता सब बच जाता पूरा। अच्छा, तो फिर सरकार को तो वही अंडरग्राउंड बना कहीं डाइवर्ट करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए था। कुछ करते तो वहाँ से बनने आ रहा था पूरा, तो ये रुका हुआ है ये पूरा, नहीं तो यहाँ से बन जाता पूरा। और रोका वही कोर्ट के कारण स्टे लग गया इसमें। एक बार लग गया स्टे, तब हो गया नहीं बन रहा है वो। बहुत टाइम हो गया ना स्टे लगे हुए, तो हमको लग रहा है 2-3 बार स्टे लग चुका, अब देखा क्या होता है।
2-3 बार स्टे लगा। हाँ, एक मायावती बना रही थी, वो उससे लग गया। हाँ, एक बार अखिलेश बनवा लग गया, भैया ये बना रहे थे। मेरा नाम राधे राधे गोपेश निषाद है, केवट। तो अभी एक साधु महाराज थे, उन्होंने बोला कि सरकार बनवाना चाहती है, उस पर कोर्ट जो है स्टे लगवा देती है। कोई मैं कह रहा हूँ ना, हम तो खुद कह रहे हैं ना, हम ब्रजवासी लोग हैं, हम तो नालों को तो बंद करो पहले भैया, कॉरिडोर तो बाद में बनाना, पहले नालों को तो बंद करो। तो आप लोग कोर्ट वोट में स्टे नहीं लगवाते हैं? अब राधे राधे हमारी कौन मांगेगा, हम तो छोटे लोग हैं, बताओ। कष्ट बहुत है, लेकिन अब किया जाएगा, जब कष्ट तो है। कष्ट होने से और बताने से क्या होगा, बताओ। कोई कष्ट है और हमारे कोई ले लेगा, आप ले लोगे? नहीं, हम तो कष्ट नहीं लेंगे, लेकिन तो फिर राधा कुछ तो रानी इसका करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा, तो सबकी राधा रानी है, राधा रानी के अलावा कोई नहीं है यहाँ पे। हाँ, सबको मानो, सिवा राधा रानी को मानो, वो सबका बेड़ा पार करेगी। लेकिन राधा रानी आप लोग की प्रतीक्षा में होंगी कि हमारे भक्तगण कुछ करेंगे। जो ठाकुर की लीला, सब ठाकुर की लीला है, वो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा, आपकी कृपा से भगवान सब काम हो रहा। ये तो भागने वाली बात हुई, ठाकुर जी पे आप सब डाल रहे सब हो। माया उन्हीं की है। अरे माया तो ठीक है, हम आप भक्त हैं, हमारा काम है ना। हाँ, कर्तव्य है हमारा आपका। और बाकी मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मतलब पहले इनको बंद करे सरकार। जो भी लोग देखे ना भैया, इस चीज़ को मतलब शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस चीज़ को बंद कराएं भैया। मतलब हमको भी बहुत कष्ट होता है, हम डेली घर से आते हैं, 2 बूंद मतलब आचमन हम भी लेते हैं सुबह सुबह। आचमन करते हैं कि नहीं बाबा जी? हाँ, करते हैं, पीते हैं, रोज डेली करते हैं। बताइए, आप डेली इस पानी को कोई कैसे पी सकता है? केवल आस्था, प्रेम भाव से वो मैया पवित्र बस, समझ के हम वो पीते हैं, रोज पीते हैं। वो अमृत मान के पी हाँ, लेते हैं, आचमन लेकिन ये करके। गलत है ना। है गलत। थोड़ा सा जो साफ़ सफाई था गलियों में, वो अभी थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, बट बाकी सब बढ़िया ही है। यमुना जी में आप गए? हाँ, यमुना जी में गया मैं। वहाँ की स्थिति देखी आपने? हाँ, कैसा लगा? थोड़ा सा डाउन है, मतलब फिर बहुत सारा सुना था उनकी गलियाँ वगैरह, तो गलियाँ थोड़ी सी साफ़ कराई जा सकती हैं। नाली वगैरह भी जहाँ से निकले अंदर वाले घाट से, उसमें काफ़ी तो वही देख रहे हैं अभी। हेमा मालिनी आपकी सांसद हैं, कभी बोला नहीं उनको, उन तक बात पहुँचाने की? हम उन तक जाएंगे कैसे राधे राधे? वो कभी ब्रजवासियों से बैठ के बात करती हैं? अरे झुंड बनाइए, 500, 1000, 10,000 लोग पहुँच जाइए उनके आवास पे, ऐसे कैसे? मतलब देखो राधे राधे करेंगे अभ्यास आगे चल के। नहीं, आए थे 2 बार, नगर निगम वाले साफ करके गए हैं, आए थे। ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं नगर निगम वाले सब साफ किए हैं, और लोग आते हैं, बीनते हैं, सब वो करते हैं। और जब कोई कंप्लेन करता है या किसी अफसर ने आना होता है, वीआईपी बंदे ने आना होता है, जैसे पता चल रहा है कि योगी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, कोई भी A to Z आ रहा है, हमें कोई परवाह तो है नहीं। भाई कोई बड़ा अफसर आ रहा है, वीआईपी आ रहा है, तो 24 घंटे रात दिन ऐसी सफाई हो जाएगी, और पब्लिक को परेशान किया जाता है कि सारी सड़कें इतने घंटे के लिए बंद होगी। क्यों? मतलब वीआईपी बंदे, उनकी जान कीमती है क्या? हमें माँ ने जन्म नहीं दिया, हम माँ के लाल नहीं है? अभी तो अब कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है। अब देखो, लगे झगड़ा चल रहा वहाँ तो। कॉरिडोर को भी लेके झगड़ा चल रहा है। हाँ, ऐसा और आप उसके पक्ष में कि बन जाते सही है। सही है, लोगों को सुविधाएं हो जाएगी, बढ़िया सुविधा हो सुविधा हो नहीं। जाएगी। घुस नहीं सकते वहाँ, बहुत तेरे मर जाते हैं। कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, कॉरिडोर वहाँ पर बनना चाहिए जहाँ पर जरूरत है। कुंज गलियों को खत्म ना किया जाए कॉरिडोर बनने के लिए, और जो मतलब प्राचीन संपदा है उसको ना खत्म करा जाए। हाँ, जहाँ भीड़ है, जैसे सब कहते हैं बांके बिहारी जी, बांके बिहारी जी के पास में जब इतनी सारी चाट की दुकानें हैं, लोगों ने मतलब आश्रम बना लिए हैं, उनको मतलब आश्रम को नष्ट कर दो, मंदिर को मत करो, अपने आप खुली हो जाएगी। कहीं भी आश्रम को मत तोड़ो, आस्था को मत तोड़ो, क्योंकि पूजा करने के लिए ना एक मतलब 5 फुट की जगह भी बहुत है। ठीक है, अब आश्रम बना ली, एसी लगा दी, वो लगा दी, कमाई कर रहे हैं, तो ये ठाकुर जी तो फिर अपने आप लीला करेंगे, अपने आप वो कर देंगे। ठाकुर जी कॉरिडोर का विरोध नहीं है। कि लोकल लोग तो कह रहे हैं कि भाई हमारे घर को मत तोड़ो, हमारी गलियां मत उजाड़ो। देखो, लोकल लोग तो कहेंगे क्योंकि उनका घर है, ठीक है, तो उनका भी ऐसा कोई सरकार। आप कहाँ के हैं? हमें यही चाहिए, आप भी लोकल उनका। ही हैं। हाँ, उनको भी सरकार ऐसी चीज़ ध्यान दे, उनको भी कोई दिक्कत नहीं हो। किसी यात्री को परेशानी होती तो यहाँ बताते हैं कि वहाँ नहीं जाना भाई, परेशानी होती है, तो कॉरिडोर बन जाएगा तो और भी यात्री आएंगे। हम और जो यात्री आ रहे हैं वो अपने यार फ्रेंड दोस्तों को भी लाएंगे, तो भाई वहाँ अच्छी सुविधा है, जैसे हमारे घाटू श्याम में और काशी में, अयोध्या में। आप तीर्थ पे आते हैं तो कॉरिडोर से क्या लाभ आपको होता हुआ दिखता? मेन तो मेरे को यही देखा, यहाँ पे जो लोकल बिजनेसमैन है उनका काफ़ी अच्छा चल रहा है। अच्छा। और ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट हाँ थोड़े से ऊपर रेट्स, इन्फ्लेटेड रेट पे चीज़ें दे रहे हैं ये लोग। नहीं, चलिए वो तो घर हाँ, चलता है वो तो किसी हाँ, का। वो कोई इशू नहीं है, बट लोकल लोगों को फ़ायदा तो होगा डेफिनेटली, इसमें मुझे लगता है बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप कितने लोग यहाँ पर बाहर से आ रहे हैं। और तीर्थ यात्रियों को क्या लाभ होगा उससे? टिकट यात्री तो हम लोग को घूमने ही आए हैं ना, तो हमें तो अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा। यहाँ जो कॉरिडोर बनने की बात हो रही है, उससे आप सहमत हैं या असहमत? उसमें सहमत नहीं।
सहमत नहीं है? सहमत नहीं। क्यों नहीं है कि ये सब गरीब लोगों की मार पड़ेगी अच्छा, इसमें। अब गरीब लोगों को पहले अगर प्रशासन मानता है इसके लिए कोई रास्ता निकाल के दे तब तो इसमें सहमति हो सकती। नहीं गरीब लोगों का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या समस्या। अब ये सारे ही प्रशासन की नज़र में हैं जो गलत हैं। नगर निगम का आतंक है, किसी की कोई गरीबी ढकेल लग रही है वो उठा ले जाओ, दुकानें बंद करा लो, ऐसे ये सारे सिस्टम चल रहे हैं जो गलत चल रहे हैं। अच्छा, आपका कहना है ये जो फेरी वाले हैं या फिर जो परमानेंट दुकान जिनकी नहीं है वो कहाँ जाए? कहाँ जाएंगे आप बताओ? कोई नगर निगम या कोई ऐसी दुकान बना के देते हैं जैसे कि आप लोग इनमें बस कर लो, अपना इसमें धंधा रोजगार कर लो। नहीं, दुकान तो अयोध्या जी में दिया लेकिन उसका रेट कुछ ज़्यादा ले लिया था। हाँ तो उसी हिसाब से लेकर पाओ, जैसे हमारा भी रेट कम हो जाए, अगर ज़्यादा भी नहीं हो, हमारा भी पालन हो, बच्चा पल जाए हमारे। विकास होगा तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, तभी व्यवस्था हो पाएगी, वरना कैसे होगी? क्या आपकी दुकान भी इसकी जद में आ रही है? किसी की भी हो, इससे कोई मतलब थोड़ी है। वो तो सभी के नियम तो सभी के लिए होते हैं जी। कुछ टाइम असुविधा होती है और तकलीफ होती है, और जब सुविधा हो जाती है तो वही चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। सर्वप्रथम तो अपना परिचय दीजिए और इस मंदिर से आपका और आपके परिजनों का क्या संबंध रहा? मेरा नाम गोपेश कुमार गोस्वामी है। मैं ठाकुर जी के मंदिर का शयन भोग सेवा अधिकारी हूँ, और इस मंदिर से जो परिचय है उसके बारे में तो क्या कहें कि हमारा जन्म जन्मांतर से स्वामी जी से नाता है। वैसे ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो 550 वर्ष का लगभग इतिहास है। स्वामी हरिदास जी की वंश परंपरा में हम आते हैं, और अगर भावनात्मक दृष्टि से देखें तो हम कहेंगे हम जन्म जन्म के ब्रजवासी वंदे स्वामी हरिदास के हैं। हमारे पास इसके अलावा और कोई धन नहीं है, यही हमारा जीवन है, यही हमारा ठाकुर है। जैसा कि आप जानते हो हम लोग कॉरिडोर जो सरकार बनाने का प्रयत्न कर रही है, आप प्रपोजल लाई है, हमारी चर्चा का मूल विषय वही है। अभी मैं यमुना किनारे से होके आया हूँ और यमुना की जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है। उसके बाद जैसे हम मार्केट में भी आ रहे हैं तो खुले नाले हैं, लोगों ने संभवतः अतिक्रमण भी हो सकता है कर रखा हो, सकड़ी गलियां हैं जो उत्तर भारत के हर मंदिर के आसपास का एक आप कह सकते हैं कि आइडेंटिटी बनी हुई है। और जब कॉरिडोर हम देखते हैं दूसरी जगहों पे जहाँ पे भी बना है तो हमें लगता है कि ये एक अच्छी तरह की व्यवस्था हो रही है, परंतु हम यहाँ पे आकर के देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसके समर्थन में बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग विरोध में बोल रहे हैं। अभी भी जैसे कुछ महिलाएं आई हुई थी तो वो उस गेट के बाहर जो प्रदर्शन कर रही हैं कि कॉरिडोर बने लेकिन यमुना जी के पार बने। तो थोड़ा सा इस पे आप कहाँ, आपका स्टैंड क्या है इस पर? देखिए, मैं भी वास्तव में कॉरिडोर का विरोधी नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश कॉरिडोर का मतलब क्या है वास्तविकता में अगर हम हिंदी अर्थ समझें तो गलियारा, गली छोटी है, आपने उसको बड़ा कर दिया, वृहद कर दिया। लेकिन सरकार की जो मानसिकता है वो कॉरिडोर बनाने से ज़्यादा मंदिर के अधिग्रहण की है, मंदिर की व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप न करके बल्कि उसे पूर्ण रूप से अपने कंट्रोल में लेने की है। और रही बात कॉरिडोर से हम पहले चर्चा करेंगे। कॉरिडोर जहां आपने कहा और जगह पे बना, और जगह पे किसी पूरे क्षेत्र का ऐतिहासिक इतना ज़्यादा महत्व नहीं होता है। जो वृंदावन है, अब हम वृंदावन को ही छोड़ दें, अगर पूरे ब्रजमंडल को लें तो यहाँ पे गलियों का, देवालयों का, उनसे लगी हुई जो ठाकुर जी की लीलाएं हैं, नित्य लीलाएं, उन सब का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। मैं कई बार पहले भी कह चुका था, जब 2015 में अखिलेश सरकार ने अधिग्रहण किया था कि वृंदावन का क्या अस्तित्व है। वृंदावन को अगर हम 2 शब्द में 2 लाइन में परिभाषित करें तो वहाँ कहेंगे वृंदावन कुंजन करीलन कछारन को कालिंदी कूल और कदम्बन की डारन को। तो वृंदावन में क्या था? हम ब्रजवासी थे, ब्रज की गलियाँ थीं, कालिंदी थी, यमुना के किनारे थे, कदम्ब के वृक्ष थे। तो सबसे पहले तो वृंदावन में जब अतिक्रमण हुआ तो जितने धन कुबेर थे उन्होंने आके आधे से ज़्यादा वृंदावन को बेच दिया और कंक्रीट का महल बना दिया। उसके बाद आपने कालिंदी का जो सर्वनाश किया है उसकी स्थिति आपने स्वयं मेरे को बताई, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। वो तो बस ऐसे ही कहेंगे कहियो ना किसी से दशा देखी सो बताइयो। तो वो कालिंदी की जो दशा हो गई है वो कहने लायक नहीं है, वो आपकी दृष्टि में है। उसके अगर जल का हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, महात्मा जी हैं, हमारी जो सांसद महोदय एक बार आचमन करें तो उन्हें पता चल जाएगा कि क्या क्वालिटी। आज भी उसमें कितने नाले मिल रहे हैं संख्याओं के आधार पे बताना, मतलब बता के थक गए सरकार को।
रोडों पे अतिक्रमण है। इससे पहले भी मायावती की सरकार में लगभग प्रेम मंदिर से लेके और ब्रजवासी की दुकान तक, जिसको हम हरिणी कुंज चौराहा बोलते हैं, वहाँ तक दोनों साइड से 10-10 फीट ज़मीन सरकार ने ली थी। क्या हुआ? उन जगहों पे आज भी उतना ही अतिक्रमण हो गया। जो जगह ली वहाँ कहीं गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कहीं ठेले लग गए हैं, कहीं पे रेडी वाले बैठे हुए हैं, कहीं ज़मीन में लोगों ने अपनी व्यवस्था बना ली। कोई किसी भी तरीके का काम जहाँ हो सकता है, सरकार वहाँ पे उनको रोक नहीं पा रही। नहीं, तो उनका ये कहना था कि हम लोग बहुत समय से यहाँ पे बेच रहे हैं, हमारा छोटा छोटा टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर है, इसको कॉरिडोर बना देंगे तो हमारे बच्चे कहाँ खाएंगे पिएंगे, ये भी लॉजिक है। नहीं, किन का लॉजिक है ये? जो अभी जैसे कपड़े बेच रहे थे वहाँ पे किनारे घाट पे, प्रशासन की नज़र में है जो गलत है। नगर निगम का आदम है, किसी की कोई गरीबी ढकेल लग रही है वो उठा ले जाओ, दुकानें बंद करा लो, ऐसे ये सारे सिस्टम चल रहे हैं जो गलत चल रहे हैं। और हम लोगों को भी तो सुविधा देखें वो कि उनको कोई नगर निगम या कोई ऐसी दुकान बना के देते हैं, जैसे कि आप लोग इनमें बस कर लो, अपना इसमें धंधा रोजगार कर लो। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये सरकार का फेलियर होगा कॉरिडोर बनाने के बाद भी। व्यक्ति जो गरीब है, जिसके पास कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं, आप दुकान वालों को आप 121 या 124 जो भी आपने निर्धारित किए दुकान दे देंगे। कॉरिडोर का आप मुख उठा के उत्तर की तरफ यमुना के उस पार कर देंगे, निश्चित तौर से कोई विशाल व्यवस्था बना देंगे। क्या उसके बाहर वो रेडी वाले फिर से स्थान नहीं ग्रहण कर लेंगे? किलोमीटरों तक वो स्थान फिर से उन लोगों के द्वारा साल में, 2 साल में, 3 साल, क्योंकि सरकार ज़मीन बेचने में ज़्यादा विश्वास रखती है किसी धन को बेर को। वो ये नहीं करती कि किसी एक शहर के 2, 4, 3 मोहल्ले, सेक्टर जो जहाँ होते हैं उनमें ये रेडी वालों का एक स्थान बना दे कि आप जी सड़क पे नहीं लगाएंगे आपके। मैंने कई बार अपने डीएम साहब को और एसएसपी साहब को प्रपोजल दिया कि आपने हमारी छाती पे 18,000 ई रिक्शा ब्रजमंडल में खड़े कर दिए। 18,000 जी। अब मैं पूछता हूँ, बड़ा साधारण सा प्रयोग है जी। आपकी गाड़ियाँ जिन पार्किंगों में रुकती हैं, वृंदावन में आने वाले 3 स्थान हैं। एक एक्सप्रेसवे से उतरता है, वही जॉइंट होता है मथुरा से आने वाला स्थान। एक आप छठीगरा से NH2 से आते हो, उसके पैरेलल एक और स्थान बन गया, करीब आधी किलोमीटर दूर, वो प्रेम मंदिर के पीछे से रास्ता निकलता है। उन पार्किंगों में उन ई रिक्शाओं को जो सड़क पे खड़े रहते हैं, अगर आप पार्किंगों में खड़ा कर दें और जो व्यक्ति अपनी गाड़ी लेके आए वो एक ई रिक्शा वहाँ से हटे, जिसको जहाँ जाना हो वो जाए, और वो भी शहर के अंदर मंदिर के पास जो पार्किंग है जिनमें 1000-2000 ई रिक्शा खड़े करने की कैपेसिटी है, अपनी सवारी को उसी पार्किंग में उतारे, 50% समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन सरकार को ये दिखाना है कि पब्लिक परेशान होती है। वास्तव में मैं कहता हूँ, आप पब्लिक को परेशान करते हो। लाखों की संख्या में सरकार भेज देती है। तो मेरा ये कहना है कि अगर हमारे घर की कैपेसिटी 50 आदमियों को बुलाने की है तो हम 100 का इंतज़ाम कर लेते हैं। लेकिन आपकी कैपेसिटी अगर 500 आदमियों को बुलाने की है तो आप 5000 बुलाओगे? 500 ही बुलाओगे ना। तो सरकार की भी एक सीमाएं हैं, उसको भी ये सोचना पड़ेगा कि कॉरिडोर बनाने के बाद अगर जो विषय भ्रमित करती है सरकार, बार बार सारे देश को भ्रमित कर रही है कि वृंदावन 1.25 किलोमीटर में बना हुआ है, यहाँ से 500 मीटर भी दूरी नहीं है राधा वल्लभ जी का मंदिर है, उसके बाद राधा रमण का आ जाएगा, बीच में सेवा कुंज और निधिवन आ जाएंगे, पीछे श्याम सुंदर, गोविंद देव, गोपीनाथ आ जाएंगे। कुल 1.25 किलोमीटर। आपके प्रयाग में कुंभ हुआ था, 350 किलोमीटर दूर आपकी काशी आप पे नहीं संभली। चंपत राय जी खड़े हो गए थे अयोध्या में मंदिर के ऊपर। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप मत आइए, बहुत भीड़ है। जब 350 किलोमीटर दूर आप पे भीड़ नहीं संभली तो आप यहाँ 7 लाख लोग लाके कैसे संभालेंगे इन मंदिरों में? कल आप कहेंगे इसको भी तोड़ा जाएगा, हमारी क्या गलती? हमने तो कहा था कि बिहारी जी का कॉरिडोर बहुत सुंदर चल रहा है, राधा वल्लभ जी का नहीं चल रहा, राधा रमण जी का नहीं चल रहा, राधा श्याम सुंदर का नहीं चल रहा। भीड़ तो जब फंसेगी तो वो आगे भागेगी या उस जगह दम तोड़ेगी, चिल्लाएगी। तो आपकी प्रबंधन की जो क्षमता है उस पर प्रश्न चिन्ह है। आप हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों उठा रहे हैं? लेकिन एक बात ये देखा, जैसे ये मंदिर है, हम भगवान के तो दर्शन कर लेते हैं, मैंने किया भी,
लेकिन मंदिर कैसा दिखता है ये कोई जान ही नहीं पा रहा है, क्योंकि मंदिर चारों तरफ दूसरे तरह के भवनों से जो घिरा हुआ है। मैं निश्चित तौर पे इसमें आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ। मैं इस बात का विरोध नहीं करता। वास्तविकता में इन मंदिरों का निर्माण जब हुआ तो उस समय मुस्लिम आक्रांता यहाँ पे लगातार आक्रमण कर रहे थे, और मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण करने के कारण जितने भी धार्मिक लोग थे जो उन मंदिरों से गोस्वामियों के रूप में जुड़े हुए थे या जो उनके निज ठाकुर थे, वो मंदिर की सीमाओं से चिपके हुए रहते थे, ताकि जब भी कभी ऐसी समस्या आए तो तत्काल से अपने ठाकुर जी को लेके रातों रात उन व्यवस्थाओं से दूर भागा जा सके और उस मूर्ति को, उस विग्रह को, उस अपने प्राण प्यारे ठाकुर को उन आक्रांताओं से बचाया जा सके। परिस्थितियां बदली हैं, निश्चित तौर पे आवश्यकता हुई है, लेकिन उसकी कोई सीमा तो होगी। आपको किसी चीज़ का विजन करने के लिए अगर 2, 5, 10 मीटर की आवश्यकता है, उसके लिए आप 200 मीटर तक तोड़ देंगे। आप जो बात कॉरिडोर की कह रहे हो वो इसीलिए बनाया जा रहा है, उसके साथ सरकार एक्ट लेके आती है। अब आपने कहा जब सारी व्यवस्थाएं चारों तरफ से आप ठीक कर लोगे तो मंदिर के प्रबंधन में आपकी क्या आवश्यकता है? जो हमारी पूर्णतः स्कीम पिछले 1939 से डिक्री है जो चल रही है, उसमें हस्तक्षेप का क्या मतलब पड़ता है? तो आप व्यवस्थाओं को, जैसे कहते हैं ना, किसी ने हाथ पकड़ाया, धीमे धीमे आपने गर्दन पकड़ ली। तो व्यवस्थाओं का संचालन करना नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं पे अतिक्रमण करके हमको यहाँ से नेस्तनाबूद करने की एक सरकार की कोशिश तो है। आप ये इशारा कर रहे हैं कि एक तरह से कॉरपोरेट स्ट्रक्चर जो है एक तीर्थ के ऊपर जो है डाला जा रहा है। तीर्थ का तो नाम ही नहीं रहेगा। देखिए, अगर आप कहें तो मैं अयोध्या भी गया था और काशी भी गया था। देखिए, आम जनता बहुत भोली होती है। आज आप यहाँ कैमरा लेके घूम रहे हैं, काशी में कैमरा ले जा सकते हैं, अंदर परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। आप फोटो नहीं, उस समय वहाँ जो व्यवस्था होगी आपको, आप उसका फोटो नहीं खींच सकते हैं। हमारे यहाँ पे कैमरा वर्जित है, प्रशासन के हाथ में सारी व्यवस्था है, पुलिस के हाथ में सारी व्यवस्था है। उस कैमरे की वजह से जो हर आदमी फ़ोटो लेता है, दर्शनों में बहुत बड़ा डिस्टरबेंस आता है, वो लोग हटते नहीं हैं। आप बड़ी इजीली उनका कैमरा हाथ से ले सकते हैं, लेकिन मजाल है प्रशासन का कोई आदमी इस नियम का पालन करवाए। क्यों? क्योंकि उससे व्यवधान होगा, उससे परेशानी होगी, उससे लोग एक दूसरे से इरिटेट होंगे। हम नहीं करवाते वो। तो आप जब व्यवस्थाएं इस स्थिति पे पहुंचा देंगे कि लोग ये कहें कि ये व्यवस्था गोस्वामी कर रहे हैं। आज जो मंदिर की व्यवस्था है, 1 जुलाई 2016 से मंदिर के चुनाव नहीं हो पाए, कुछ उनके कारण पर्सनल रहे, जिस तरीके से सरकारों ने उनमें दबाव डाला उसको प्रभावित किया, जो भी कुछ रहा। ये सिविल जज जूनियर डिवीज़न के अंतर्गत व्यवस्था चलती है, जो डीएम को और जिला प्रशासन को आदेश देते हैं, पुलिस व्यवस्था करती है। गोस्वामियों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अगर मंदिर के अंदर, मंदिर के चबूतरे पे कोई अतिक्रमण है, कोई भी अव्यवस्था है, तो उसमें हम लोग एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। प्रशासन ही वो करे, सब प्रशासन कर रहा है। 2 लोग की डेथ भी हो गई थी। जी, वो 2 लोगों की जो डेथ हुई थी वो बड़ा एक, मैं तो कहूँगा वो एक षड्यंत्र था सरकार का, और उसी षड्यंत्र से सारी व्यवस्थाओं का निस्तारण आगे किया जा रहा है। जैसे मंदिर में हमेशा उत्सव होते हैं, तो हरियाली, तीज, जन्माष्टमी, हमारे यहाँ कुछ 5-6 उत्सव रहते हैं। उन उत्सवों पे मंदिर में हमेशा भीड़ होती है। तो पिछले, जब से मंदिर प्रबंध समिति एग्जिस्टेंस कर रही है और भीड़ होना शुरू हुआ है, तो हम लगातार जिला प्रशासन को और अन्य अधिकारियों को, सीएमओ को और जो भी अधिकारी होते हैं उनको एक अपनी एप्लीकेशन देते हैं कि आप लोग आइए, मंदिर में किसी तरीके की कोई अव्यवस्था हो तो जैसे आप हैंडल कर सकते हैं। जैसे पुलिस का काम है बाहर का प्रशासन देखना, अचानक कोई दुर्घटना गलती से हो जाए तो उसको देखना। तो उस समय भी वही हुआ था। सिविल जज जूनियर डिवीज़न ने उनको ये अधिकार दिया था। 2018 में 18 अगस्त को हमारी ब्रज की एक संस्था, जिसका सारा काम ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अंतर्गत चलता है, उसने एक हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि मंदिर में अव्यवस्थाएं बहुत हैं और कोई भी हादसा हो सकता है। 17 अगस्त को एप्लीकेशन लगती है। 18 अगस्त को हम सारे पुलिस अधिकारी, डीएम, जिला प्रशासन को सूचित करते हैं। सारे अधिकारी मंदिर के अंदर होते हैं, उनकी पूरी फैमिलियां अंदर होती हैं। मंदिर के गेट बंद कर दिए जाते हैं, एग्जिट गेट से निकलने की कोई संभावना नहीं होती। अधिकारी वीडियो बनाते रहते हैं और यहाँ 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। रात में आप लोग
तो जैसा यहाँ हाल देख रहे हैं और यहाँ पर हमारे लोग तो यहाँ पर भैया ऊपर ही खड़े हैं, सब वीडियो बनाने में लग रहे हैं, भीड़ के लिए कोई इंतजाम नहीं कर पा। उस दिन गैलरी में थे वो लोग, सारे अधिकारी गैलरी में मौजूद थे उस समय की। आप फेसबुक पे, इंस्टा पे, कहीं भी लोगों के पास वो सारी वीडियोस हैं। उनका जिम्मेदार कौन था उन दो लोगों के? हाई कोर्ट तत्काल चिल्लाना शुरू करता है, ये लोग एक PIL लगाते हैं कि भाई मंदिर में जो है व्यवस्था होनी चाहिए, ये मंदिर का व्यवस्थाओं का निस्तारण करें, यहाँ पे बहुत भीड़ होती है और यहाँ कोई संचालन नहीं हो रहा। संचालन करने वाले आप, व्यवस्था करने वाले आप, वादी भी तुम, मुद्दे भी तुम और गवाह भी तुम, अपराधी में। तो ये कौन सा नियम है आखिर सरकार का? मैं पूछता हूँ, उस 2002 के हताहत 2 लोग जो हुए उसमें किसके नाम FIR हुई? कौन व्यक्ति को जेल भेजा गया? सरकार एक छोटी सी 2 लोगों की मारपीट होती है, 6 घंटे पुलिस बैठा लेती है अपने पास उन लोगों को। कौन व्यक्ति था जिसके नाम आपने FIR करी? सुल्तान सिंह आए, गौरव दयाल आए, 2 उन्होंने टीम नियुक्त की। क्या समझा उन्होंने? अगर विकास किसी पौराणिक स्थिति को, किसी पौराणिक व्यवस्था को, किसी हमारी हेरिटेज व्यवस्थाओं को तोड़ के किया जाएगा तो फिर विकास नहीं होगा, वो विनाश होगा। और एक बात और इसमें कहना चाहूँगा, शायद उस विषय में, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा ये सारा कुछ हो रहा है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, जिसका 2017 में गठन हुआ, संशोधन करके नाम किया गया, उसमें 18 IAS हैं। उपाध्यक्ष हैं उसके शैलजाकांत मिश्र जी। मैं पूछता हूँ, ब्रजमंडल के विकास के लिए, इन मंदिरों के चारों तरफ की स्थिति के लिए, आप जो 197 मंदिरों का अधिग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए आपकी पूरी समिति में कोई ब्रज का धर्माचार्य है? कोई ब्रज का भागवत प्रवक्ता है? कोई ब्रज के इन मंदिरों का गोस्वामी है? कोई ब्रजवासी है? कोई ब्रज का उद्योगपति है? आप कैसे कर सकते हैं? हम जब किसी भी जगह पे, किसी भी संस्था में कोई भी सरकार हस्तक्षेप करती है तो उस जगह के, उस परिकर के, उन व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोगों को उसमें शामिल करती है ताकि वो उसकी मूल भावना को संरक्षित रख सके। तो सरकार इस बात पे भी ध्यान दे कि एक ही व्यक्ति सारी व्यवस्थाओं का एक ही बंद कमरे में बैठ के अगर निर्धारण करेगा तो व्यवस्थाओं का विकास नहीं होगा, विनाश होगा। दोस्तों, हम उन विख्यात गलियों में हैं, आप देख रहे हैं, जो बांके बिहारी मंदिर की तरफ जाती है। और विख्यात मैंने जाहिर सी बात है स्पष्ट तौर पे कटाक्ष के रूप में बोला है। तो सोचने, अरे तो आना जाना लगा रहेगा। क्या चाहिए? चश्मा चाहिए? ये रिकॉर्ड हो गया? बहुत वो लग रहा था भाई साहब, मैं चश्मा खोल, हाँ तो हाँ ना चश्मा मैं खोल ही लूँगा यार। चलो दूसरी गली में चलते हैं, और क्या। तो दोस्तों, हम लोग आ गए अपने स्टूडियो में। ये वाला हिस्सा जो है वो लगभग वीडियो का 1/3 हिस्सा है जो हमें शूट करना था वहीं, परंतु आपने देखा कि बंदर भाई आकर के धप्पा मार गए, हमारा चश्मा जो है छीनना चाह रहे थे। और चश्मा थोड़ा महंगा है हमारा, गुच्ची का तो मैं नहीं पहनता, मतलब पहनता तो हूँ, ये वाला गुच्ची का नहीं है। तो हम यहाँ पे मैं अपने अनुभव और इस विषय को लेके जितना हमने समझाया जाना है 3 भागों में बोलना चाहूँगा। उसमें से पहला है कि अनुभव क्या है एग्जैक्टली वृंदावन में जाने का। दूसरा, कॉरिडोर की जो बात हो रही है, वो कॉरिडोर बने या ना बने, उसके पीछे के कारण क्या क्या और वो कितने लॉजिकल हैं। और एक और बात हो जाती है मंदिर की। सर्वप्रथम यदि मैं मतलब वृंदावन की बात करूं कि मेरा अनुभव कैसा है, मैं पहले भी गया। अभी जब मैं सुबह में, हम लोग यहाँ 5 बजे निकले हैं और लगभग 2-2.25 घंटे में हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो वृंदावन में जाते ही जब आप मेन हाईवे से थोड़ा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे जाते हैं
फिर आपको जो अराजकता है वो दिखने लगेगी। गलियों के नाम पे गंदगी है, टूटी हुई सड़कें हैं, और उसको जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता कि नहीं नहीं यहाँ तो भगवान खेला करते। भगवान यार खेला करते होंगे उस वक्त, नालियाँ बज बजा के बाहर नहीं आ रही होंगी। सड़कें हमने 3 तरह की देखी, पिच वाली देखी, फुटपाथ के जो पेमेंट ब्लॉक्स होते हैं तो वो वाले थे, और सीमेंट वाले। और बहुत कम जगह पे आपको सड़क जो है एक लंबे स्ट्रेच तक 1-2 किलोमीटर तक सपाट दिखेगी। और ई रिक्शा इतना अधिक चल रहा है कि हर जगह पे ई रिक्शा के कारण जाम लगता है। ये लेकिन ई रिक्शा वाली बात आपको हर जगह पे दिख ही जाएगा। फिर एक चीज़ जो विचित्र मैंने देखी कि दान पेटी के पास खड़े होंगे तो लोग जो है पेटी में पैसा आपको डालने ही नहीं दे रहे, ऐसे करके ऊपर से आप जो ही ऐसे कर रहे हैं वो छीन लिया जाता है। ये सब गलत है। यमुना कालिंदी की स्थिति ये है कि बाहरी व्यक्ति को कभी भी आभास भी नहीं होगा कि हाँ भगवान कृष्ण जो है वो खेला करते थे। वो मेरे पूरे ट्रिप का सबसे अधिक दुखदाई अंग रहा। तो मुझे लगता है कि ये आपराधिक है। इसके तो पौराणिक प्रमाण है कि ये जगह हैं, कदम्ब के पेड़ या वो वन या वो मतलब वो जगह वो शाश्वत हैं, तब से हैं, अभी तक हैं। और उसको जो है एक तरह से वृंदावन की ब्रांडिंग भी मुझे लगता है पिछले कुछ वर्षों में अधिक हुई है। अब ब्रांडिंग से एक अच्छी बात हुई कि लोगों को पता चला कि ये भी एक जगह है। उसका दूसरा जो होता है वो फिर वीकेंड आउटिंग हो जाता है। लोग एकादशी पूर्णिमा पे नहीं आ रहे, मतलब उस दिन तो आएंगे ही, पर वीकेंड जो है ना कि नहीं सैटरडे संडे मत जाए, बहुत भीड़ होती है। मतलब आप जो है वो एक लेवल और ऊपर जा रहे हैं कि नहीं हम बढ़िया यार एक जगह और जो है रील बनाया जाएगा। तो ये अंततः वही होगा कि यमुना और कालिंदी के घाट पे लोग जो है वो हुक्का लेकर के और बियर पीते हुए हमें दृष्टिगोचर होंगे। ये बहुत ही भयावह है, मैं उससे बचना चाहता हूँ। अब आते हैं मंदिर और कॉरिडोर पे। मंदिर की बात कि मंदिर जो है उसे मुक्त करना होगा, और मंदिर जब मैं मुक्त करने की बात कर रहा हूँ तो वो केवल ऐसा नहीं है कि सरकार के नियंत्रण में है और उस मंदिर को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाए, नहीं। जब मैं मंदिर मुक्ति की बात करता हूँ तो मंदिरों को पंडों से मुक्ति चाहिए। मंदिरों को वीआईपी दर्शन के नाम पे जो दलाल पैसे छींट रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़, दलाली है। 500 रुपये एक आदमी का दर्शन के लिए मांग रहे हैं। दर्शन के लिए 500 रुपये? 500 रुपया मांग रहे हैं। कौन मांगता है दर्शन के लिए? वहाँ के लोकल दुकानदार मांग रहे हैं सब। उनसे जो है बचाना चाहिए। और चारों तरफ मकानों से भी मंदिरों को मुक्त करना चाहिए। या तो ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो प्राचीन काल से वहीं पे रह रहे हैं और उनके बाबा परदादा वहीं पे रहे हैं, समझ में आता है। फिर भी हमें यह भी देखना होगा कि वृंदावन धाम है, आपको वहीं कहीं और घर जो है यदि दिया जा सके तो वो दिया जा सकता है। वो करके मंदिर का परिसर जो है वृहद हो और मंदिर के शिल्प को हम देख सकें। हम भगवान को देख लेते हैं, परंतु भगवान का घर चारों तरफ से, मंदिर से ऊंचा कोई भवन कैसे हो सकता है इसी जगहों पे। और ये भी है कि जो मंदिर निजी नहीं है, जैसे बांके बिहारी मंदिर की बात करें, वो प्राइवेट है। अब कहा जा रहा है कि नहीं 2020 तक जो है वहाँ पे लोग नहीं आते थे, बहुत कम आते थे। 2020 के बाद, कोरोना के बाद वो हिट हो गया थोड़ा सा, मंदिर जिसको कहते हैं हिट हो जाना, वो हो रहा है। अब क्या है कि जो मंदिर पहले प्राइवेट था, अब अचानक से वहाँ पे करोड़ों का डोनेशन आ रहा है। तो आप ये नहीं, कोई परिवार जो गोस्वामी जी बोल रहे थे, वो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये हमारा तो ये तो प्राइवेट था। जो ही आपने अन्य लोगों से, प्राइवेट मंदिर का मतलब मेरे घर में मंदिर है, हमारे सगे संबंधी आ रहे हैं या कोई आ रहा है ऐसे, तो हमने थोड़ा सा दिखा दिया, उससे अधिक नहीं। जो ही उसका सार्वजनिक प्रदर्शन होने लगता है तो फिर उसको आप प्राइवेट तो नहीं कह सकते। अब इसमें क्या हुआ कि जब पता चला सरकार को, या जो भी बात है इस तरह से बोला जा रहा है, जो वहाँ एक लस्सी विक्रेता थे उनसे हमने बात की, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि यार जब से सरकार को लग गया कि यार इनके पास 300-400 करोड़ का फंड है, तब सरकार इसमें आती है कि नहीं यहाँ पे जो है एक मंदिर के पास इतना है तो बाकियों के पास होगा, तो अब जो है कॉरिडोर बनाया जाए। तो सरकार उसको अपने संरक्षण में लेना चाहती। ठीक है, सरकार संरक्षण में ले ले, परंतु सरकार संरक्षण में लेने के बाद
वो जगन मोहन रेड्डी की तरह या अन्य जो साउथ में जो मंदिर हैं और उनको जो गवर्न कर रहे हैं वो सरकारी नियंत्रण में, वो क्या कर रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा लेकर के वो बस स्टैंड बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं। भाई बस स्टैंड और सड़क बनाने के लिए हिंदू पैसा नहीं देता है। हिंदू मंदिरों को पैसा देता है कि मंदिर, जैसे महावीर मंदिर है पटना का, कैंसर हॉस्पिटल चला रहा है, स्कूल खोले हुए हैं, इस तरह की संस्थाओं का निर्माण हो जो हिंदुओं के हितों के लिए कार्य करे, उनके लिए स्कूल बनाए, उनके बच्चों के लिए जो निर्धन है उनके लिए छात्रावास बनाए, विधवा आश्रय गृह बने, स्किलिंग सेंटर्स खुले। हो रहा है ना, मतलब हमारे अपने लोग जो फॉर द लैक ऑफ स्किल्स उन्हें काम नहीं मिल रहा है और उनके काम में विधर्मी जो है घुसते जा रहे हैं, जो पारंपरिक रूप से हिंदुओं के कार्य थे। ये सारा कुछ जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट यदि नियंत्रण में लेना भी चाहती है तो आपको, ये मंदिर हिंदुओं का है, मंदिर सेकुलर संस्था नहीं होती है, मस्जिद नहीं है, चर्च नहीं है, गुरुद्वारा नहीं है, तो मंदिर क्यों सेकुलर संस्था हो जाएगी? हमसे तुम बिजली का भी बिल ले रहे हो, हमसे टैक्स भी ले रहे हो, हमारे प्रसाद पे जीएसटी भी लग रहा है, और उसके बाद जो भी दान का धन आता है वो भी तुम कह रहे हो कि हम तय करेंगे ट्रस्ट के हिसाब से कि वो किधर जाएगा, और उस पर क्या कर रहे हो तुम? नहीं ये जो है बस स्टैंड बनाओ, ये यहाँ सड़क आ रहे हैं, श्रद्धालुओं के लिए सड़क बना रहे। भाई श्रद्धालु के लिए सड़क बनाने का काम नगर निगम का है, सरकार का है, क्योंकि श्रद्धालु आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो वो अंततः जीएसटी के माध्यम से आपके पास पहुंचता है। फिर मंदिर का पैसा तुम क्यों हड़पना चाहते हो? ये एक समस्या जो है इसमें। स्थानीय लोग कहते हैं कि मंदिरों के पास अपना धन है, यूनिवर्सिटी जो वहाँ पे खुली हुई हैं उनसे भी ठीक ठाक योगदान आता है, पर प्रश्न यही है जो ये प्राइवेट वाला लॉजिक देते हैं कि भाई प्राइवेट में समस्या ये है कि पैसा आ रहा है तो उसका ऑडिट क्या हो रहा है, वो कहाँ पे खर्चा हो रहा है, वो क्या बैंक में ही रखा हुआ है। हमने वहीं हमारी एक मित्र रहती हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई ये लोग तो 1-1 करोड़ की गाड़ियाँ जो है, रेंज रोवर है या लैंड रोवर है, इस तरह की गाड़ियाँ बोलते हैं पूरे कैश में खरीद रहे हैं। तो दोनों के बीच मुझे लगता है एक सामंजस्य की आवश्यकता है। अब कॉरिडोर पे आते हैं। कॉरिडोर क्या है? कॉरिडोर गलियारा, मतलब मंदिर के रास्ते, बाज़ार, नदी और मंदिर का अपना परिसर जो है, ये सब थोड़ा सा मुक्त किया जाए। मुक्त मतलब स्पेशस उसको बनाया जाए, चौड़ा करें उसको, और चौड़ा करके उसको इस तरह से क्रिएट किया जाए वो देखने में भव्य लगे, साथ ही साथ उसका एक फंक्शनल पर्पस भी हो। ये सड़क तो हमने बना दी, उस पर आपने ब्लॉक्स लगा दिए और सैंडस्टोन का पूरा एकदम काशी को देखिए, पर ऐसा ना हो कि उसमें जो है पेड़ लगाना भूल जाए आप, कि आदमी इस चिलचिलाती धूप में जो पागल हो जाएगा वहाँ पे। अब क्या है कि कॉरिडोर देखने में, और 3D मॉडल देखेंगे आप, जो मैं यहाँ स्क्रीन पे भी डाल रहा हूँ साइड में, 3D मॉडल में सब कुछ बढ़िया दिखता है। 3D मॉडल में आपको मतलब सबवे ट्रेन भी चल रही है और वो ओटावा जा रही है कनाडा से। अब स्टॉक फुटेज यूज कर लिया बाबुओं ने, तो क्या किया जाए, उसमें सब लगेगा कि यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, वहाँ पे वैसे हो जाएगा, परंतु एक्चुअल में होता नहीं है। अयोध्या में भी यही था, काशी में भी बना हुआ है। इन सब जगहों पे जो स्पिल ओवर क्राउड था कुंभ वाला, क्या उसको कंटेन करने की स्थिति में ये दोनों मंदिर थे? नहीं थे। चंपत राय जी प्रणाम करके बोल रहे थे ना कि मत आइए यहाँ पे, तो उसको रोकने के लिए, या वृंदावन तो मतलब और भी संकड़ा है, फिर भीतर में थोड़ा और चौड़ा होता है, लेकिन और गलियाँ फिर हो जाती हैं, गलियों में पेविंग ब्लॉक्स लगे हुए हैं, धंसा हुआ है, उठा हुआ है, इस तरह की समस्याएं। तो आप एक रजिस्ट्रेशन का जो एक आइडिया दे रहे थे, ये वो कर दीजिए कि वृंदावन में जो 3 मुख्य मार्ग हैं घुसने के, तो रजिस्ट्रेशन हो और ऑनलाइन हो, और तुरंत जो ही एक थ्रेशोल्ड जो है पार हो रहा है उसका लौटाना चालू कीजिए व्हीकल्स को। कॉरिडोर ये सुनने में बढ़िया लगता है, ये सब हो जाए, व्यवस्थित रूप से हो तो बढ़िया है, परंतु यदि मंदिर के रास्ते, बाज़ार, नदी, मंदिर ये सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगे, और वो सरकार किसी राज्य के विशेष कंपनियों को ठेका देने लगे, बिजनेसेस को ठेका देने लगे, और वो बिजनेसेस अपने कुछ ठेकेदारों को वो देने लगे, मतलब बड़ी कंपनियां छोटे ठेकेदारों को, तो अंततः नियंत्रण कहाँ पे चला जा रहा है? वो ठेकेदारों के हाथों में चला जाता है। और ठेकेदार जो होते हैं उनका
मुख्य उद्देश्य पैसा बनाना है। उनका मुख्य उद्देश्य कभी भी श्रद्धालुओं के लिए हम बढ़िया कर देंगे, मतलब बहुत रेयर है। अब क्या है कि कॉरिडोर पर्यटन को बढ़ावा देता है, परंतु किस कॉस्ट पे? पर्यटन हो रहा है, पर्यटन बढ़ेगा, परंतु तीर्थ की आत्मा उससे नोच ली जाएगी। वृंदावन को जितना मैं घूमा, मुझे लगता है कि कॉरिडोर नहीं, सिंपल एक नगरीय विकास की आवश्यकता है। डेवलपमेंट आप कर दो, जो नगर निगम का कार्य, सड़कें बढ़िया बना दो, नालियों को ढक दो, गलियों को व्यवस्थित कर दो, आप कूड़ा और कचरा का उसके निष्पादन के लिए कुछ बनाओ, सीवेज को ट्रीटमेंट के लिए कुछ बना दो, गाद जो है डीसिल्टिंग करो नदी की, और इतने में भी बहुत कुछ हो सकता है। एएसआई को बोलिए कि जिन मंदिरों के जो शिखर जो है वो औरंगजेब के ही टाइम से टूटे, उसको क्यों नहीं आप आज, वो सारी चीज़ें आ गई तो आप मिलता जुलता शिखर का कहीं ना कहीं ड्राइंग होगा, उसको मिला करके आप बनाओ उसको। नए नए फैंसी वर्ड्स आप, वो पॉलिटिकल होते हैं, बात सेम है। वहाँ पे अराजकता है, उसको व्यवस्था में बदलना है। बाज़ारों को व्यवस्थित कर दो, सड़कों पे उसका नहीं हो, लोग पैदल चल सकें एक तरफ, गाड़ियाँ यदि हैं जहाँ तक जा सकती है, और तीर्थ क्षेत्र है तो उसमें गाड़ियाँ किसी की भी अलाउड नहीं। हम जहाँ पे रुके हुए थे, पुलिस की पार्किंग थी, पार्किंग से हम निकल रहे हैं, वहाँ पे सबको रोका जा रहा है, और वहीं 5-7 गाड़ी जो है लगातार आ रही है, वो होंगे कोई तोप। इस पे सरकार को एक संतुलित, मुझे लगता है कि अप्रोच लेने की आवश्यकता है। और जो भी आप ग्रुप बनाते हैं इनको गवर्न करने के लिए, उसमें वहाँ के नेताओं को मत रखिए, वहाँ के जो एक्चुअल लोग हैं, सब हर समूह का एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि कॉरिडोर से व्यवस्था आए, लेकिन उसका मूल उद्देश्य पर्यटन हो जाता है, बिजनेस हो जाता है। लोकल इकोनॉमी में बिजनेस आवश्यक है, ऐसी छोटी इकोनॉमी, लेकिन लोकल इकोनॉमी तीर्थ वाली जो होती है वो लोकल लोगों के सपोर्ट के लिए होती है। ऐसा ना हो कि पंजाब का, गुजरात का, बिहार का, कहीं और का, यानी वृंदावन से भी बाहर दूसरे यूपी के दूसरे राज्यों के लोग वहाँ पे अगर सेंधमारी करने लगे, क्योंकि उनके पास अधिक पैसा है, आप जो है दुकानों को ऑक्शन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास पैसा है वो ऑक्शन करके, और उसको समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे हम पैसे अपने निकाल लेंगे। तो इस पे भी एक होना चाहिए कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, 80% दुकानें या 1% आप जो है वो मिला करके आप ले आइए, ताकि संतुलित रूप से वहाँ के लोगों को भी व्यापार जाए। संतुलन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुगम तीर्थ का मतलब बियर पीने वालों, रील बनाने वालों के लिए एक और लेवल अनलॉक होने जैसी की बात हो जाती। पर यदि रास्ते नहीं बने, गलियाँ चौड़ी नहीं हुई, तो श्रद्धालुओं के लिए समस्या होगी। इसलिए दोनों के बीच का हमें चाहिए कि हमें इस तरह पर्यटन ही 80% हिस्सा ना हो जाए और 20% ही तीर्थ का एंगल रह जाए। तो वही कह रहा हूँ बार बार कि कॉरिडोर बनाइए, परंतु आत्मा मत छीन लिए। तो मेरे मन में वहाँ से आते यही सारे प्रश्न थे कि आवश्यकता है, विकास की आवश्यकता है, आवश्यकता है कि मंदिरों का नियंत्रण जो है ऐसी संस्था के पास हो या ऐसे ट्रस्ट के पास हो जिसका हम ऑडिट कर सकें, और वो हिंदू हितों के लिए ही वो पैसे जो 300 करोड़ एक एक मंदिर के पास पड़े हुए हैं, वो हिंदुओं के लिए वहीं पे यूनिवर्सिटी बनाओ, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स बनाओ, वो सारा कुछ करने की आवश्यकता है। ना कि हम कहीं का एक रैंडम मॉडल उठा करके एक ऐसी जगह पे डाल दें जो एक छोटा क्षेत्र नहीं है, पूरा वृंदावन ही तीर्थ है। ब्रजमंडल और ले लो तो पूरा का पूरा तीर्थ है, उसमें मतलब 197 मंदिर है। तो यदि आप इस तरह से एक संतुलित अप्रोच नहीं लोगे तो फिर वो वहाँ के लोगों के साथ और उस तीर्थ के भी साथ अन्याय होगा, जो कि मुझे लगता है कि अनुचित है। आप लोगों को कैसा लगा? आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखा, मतलब हम जहाँ पे गए वहाँ की गलियाँ, लोगों की वार्तालाप आपने सुने, जो साधु महात्मा थे उनके भी, बाकी लोग भी जो वृंदावन में बाहर से आकर के वास कर रहे हैं और साध्वी का जीवन जी रहे हैं, उनकी भी बात सुनी। मंदिर के जो सेवादार हैं उनकी भी बात आपने सुनी। इन सब को लेकर के आपकी क्या टिप्पणी है कि कॉरिडोर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, वो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। यदि आप चाहते हैं कि हम और भी इसी तरह के वीडियो जो है आपके लिए लाएँ और भी अधिक ग्राउंड रिपोर्ट करें, तो हमें अवश्य बताएं कमेंट में। हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो इन नंबरों के माध्यम से कर सकते हैं। विदेश के मित्र पेट्रियन, पेपाल के माध्यम से हमारा सहयोग कर सकते हैं।
जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।